आज आखिरी बार प्रोग्राम की मैं मेज़बानी कर रहा हूँ। शामी साहब भी तशरीफ़ वापस ले आएंगे चंद रोज़ के बाद, प्रोग्राम को बाकायदगी से ज्वाइन कर लेंगे। सलमान गनी साहब, आपने शामी साहब के दम मौजूदगी में हमारा साथ निभाया, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपको आखिरी बार ज़हमत दे रहे हैं, फिर शामी साहब यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ ले आएंगे। शामी साहब खुश आमदीद सर। नुक्ते नज़र में कहिए, कैसे मिजाज है, लंदन का मौसम कैसा है? शुक्र अल्लाह का, सर्दी है जिसकी शिद्दत में इजाफा होने की तवक्को है। और लंदन में तो अब लोग नवाज शरीफ साहब को याद करते हैं। अच्छा, हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं यानी वहाँ रौनक वो लगी हुई थी खास और बाजार उजड़ गए हैं। सारा जो एक रौनक थी, एक माहौल था, वो सब किस्सा माजी बन गया। तो अब हमारे मीडिया के दोस्त तो परेशान हैं कि उस तरीके से लंदन से खबरें नहीं बन रही सही। और उनकी उस तरह से मसरूफियात नहीं है। तो बहरहाल अब आपने कहा कि आपका आखिरी प्रोग्राम है जी, और आप किसी दूसरी दुनिया में एक नए परवाज, जहान की तलाश में एक नए जहान में उड़ान भरना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ अल्लाह से और आपकी ताला मोहब्बत से, शफकत से। आपके हामी और नासर हो आमीन जी। के साथ एक कई बरसों को पर फैली हुई रफाकत है। ये प्रोग्राम हमने कोई कमोबेश कितने बरस इकट्ठे किया है? मेरा ख्याल है सर कि मुझे यानी अजमल जामिस खाक सर को आपके साथ ये प्रोग्राम नुक्ता नज़र करते हुए कोई 8 से 9 बरस हो गए हैं। 8 से 9 बरस जी। हो गए। उससे पहले हबीब अकरम साहब के साथ ये प्रोग्राम चल रहा था। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे और आसानियाँ फराहम करे और आपकी जो इरादे हैं उनको कामयाब करे। तो बड़ी यादें जो हैं वैसे दिल ही वाबस्ता रहेंगी आपसे ऐसे ही और है आप यादे रहेंगे। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत सीखने को मिला, इदारती तौर पर भी, सहाफ़ती तौर पर भी, समाजी तौर पर भी और मजहबी तौर पर बिलखुसूस, रूहानी तौर पर भी, इंसानी तौर पर भी, हर शोबे में आपसे वैसे बुजुर्ग बहुत सीखने का आपकी मौका मिला। सरपरस्ती का हक अदा किया है, ये शामी मैं साहब गवाही ने? देता हूँ। अब बिल्कुल जी, हर जगह 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 पे, हर सतह पे, कोई शक नहीं इसमें। एक बुजुर्ग की तरह उन्होंने अपना दस्ते शक्वत रखा जो हमेशा दस्तियाब रहेगा। जी बिल्कुल। प्रोग्राम तो शामी साहब, मैं बिलखसूस बहुत आपकी मौजूदगी से और सलमान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए जनाब मियां आमिर महमूद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 13 बरस उन्होंने जिस तरह से शफ़क़त की और जो मौक़े फ़राहम किए। जनाब नवीद काशिफ साहब का बेहद शुक्रिया जो हमारे MD हैं। ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर टू मी। उनसे बेहतर मेंटर मुझे नहीं मिल सका, उस्ताद नहीं मिल सका, जिन्होंने जगह जगह रहनुमाई भी की, उंगली भी पकड़ी, थपकी भी दी और शाबाश भी दी। और बिलखसूस आपका ताउन तो कमाल ही रहा। वैसे शामी साहब को एक एजाज़ हासिल है, मैंने अपनी सहाफ़ती लाइफ में अपने जूनियर्स को सबसे ज़्यादा जो मेहरबान पाया किसी शख्स को, उसकी सरपरस्ती करते देखा है, वो जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं कि हर जगह वो अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट करते नज़र आते हैं। कभी मैंने किसी का गिला करते नहीं देखा। मैंने कोई शक नहीं। और आपकी सरपरस्ती तो बहरहाल उन्होंने हर सतह पे की और हर जगह पे की और जारी रहेगी सरपरस्ती। चलिए सर, अब कोई आज के मौज़ूआत का जिक्र कर लें, वरना देखने वालों ने कहना कि ये तो अंजुमन सताइश बाहमी लेके बैठ गए हैं। इंतखाबात सर वक्त पर हो रहे हैं और ख़बर आज मैंने देनी ये थी अपने आखिरी प्रोग्राम में कि पंजाब का सेहरा जो है ना और इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी हैं वो दोबारा से उन साहब ने अपनी तमाम तर तैयारियाँ कर ली हैं जो पंजाब की जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए जाने जाते हैं। अगर मगर की जो डिबेट थी कि शायद विफाक में कोई जिम्मेदारी हो या कोई और जिम्मेदारी हो, वो ख़त्म हुई। शहबाज शरीफ साहब हरकत में आ चुके हैं। पंजाब की जो उनकी पुरानी टीम थी, जो पुराने लोग थे, उनसे उन्होंने पिछले 2 दिनों में बड़ी अहम मुलाकातें की हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी तमाम नज़रें अब पंजाब पे हैं। ये खबर दे रहा हूँ, अब आप तस्दीक करें या तरदीद करें। देखिए, अगर तो उन्होंने जिस टीम का आप जिक्र कर रहे हैं, वो शहबाज साहब जब प्राइम मिनिस्टर भी थे तो वो उनसे राब्ते में रहे हैं और आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूँ कि शायद वो फिर दोबारा पंजाब में आएंगे, मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, हो सकता है। देखें, जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे ना, तो उस वक़्त भी तवानाई के इशू पे देखें ना, जो बिजली घर बन रहे थे बराह रास्त तो ये मरकज़ की थी और बाज़ खारजा इशूज़ के हवाले से भी उन्होंने ज़िम्मेदारी अदा की है। तो जो बात आपने कही है इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के अंदर उन्होंने डिलीवर किया है और बाज़ आलमी मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनके दौर के हवाले से कि पंजाब गवर्नेबल था और उसके बाद जो कुछ पंजाब के साथ हुआ है वो भी सबके सामने है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएंगे, ये मेरा दिल नहीं मानता। हो सकता है मुफाहमत से ये तय हो।
देखें, फिर मैं वही बात कहूँगा अच्छा। कि एक शख्स जब राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर बन गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के अंदर चले गए, शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, मैं ये तो नहीं कहता कि बड़ा काबिल रश्क दौर था उनका, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो बड़े कामयाब रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहने पे मजबूर हूँ कि मेरा दिल ये नहीं मानता या मेरा साफ्ती एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि वो किसी और सतह पे। आपकी राय क्या बनती है हमारी इस खबर के ऊपर? देखें, यहाँ जो कैमरॉन है वो वजीर खारजा बन के वापस आ गए हैं जी, वजीर आजम रहने के बावजूद। तो अगर शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं वजीर आला के तौर पर तो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अभी कबल अज़ वक्त है। देखें, इंतखाबात के नताइज क्या होते हैं, कौन सी जमात कितनी नशिस्तें हासिल करती है, तो उसके बाद ये फैसला जो है वो आसान होगा। और पाकिस्तान अपनी तारीख के इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है और बहुत कुछ करना है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के समाज को दोबारा एक तवानाई बख्शने के लिए और एक लोगों में हौसला पैदा करने के लिए और एतमाद पैदा करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत होगी और बहुत काम करने की और बहुत दिल लगाने की और बहुत जान लड़ाने की ज़रूरत होगी। और हम इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अभी तो आप देखें कि एक साल जो गुजरा है गुज़श्ता, जो कि आसिम मुनीर साहब का एक साल था ना, जी जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, और उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया है पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी, अब निगरान हुकूमत को भी, तो थोड़ा सा उससे इस्तेहकाम तो पैदा हुआ है, कोई उम्मीद की किरण जो है वो भी दिखाई देने लगी है। लेकिन हालात अब भी मुश्किल हैं, कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ हमारी तलपट हो चुकी है। तो ये अब बरामदात में कैसे इजाफा होगा, दरामदात में कैसे कमी होगी, कर्ज कैसे उतरेगा, तो न ज़राअत और मईशत, हमारी जो सनत, वो दोनों शोबे जो हैं वो बहुत तवज्जो तलब हैं। और हमने बरसों जो गफलत का मुजाहरा किया है और फैसले नहीं किए जो करने चाहिए थे या करने नहीं दिए गए, वो फैसले करने हैं। तो बहुत एक मुश्किल घड़ी है और ऐसे में नवाज शरीफ साहब की तरफ नज़रें लगी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे संजीदा और तजर्बाकार सियासतदान है, कि वो एक मनसब एक बार फिर संभाले वज़ारत उज़्मा का और मुल्क की जो कश्ती है उसको मझदार से निकालें। देखिए, लीडरशिप जो होती हैं वो भी कौम पर अल्लाह का इनाम होती हैं। लीडर तो हर रोज़ पैदा नहीं होते और हर शख्स लीडर नहीं बन सकता, ये भी एक खुदादा सलाहियत है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जो है उनकी ज़रूरत महसूस होती है, और हमारे जो दूसरे बड़े लीडर हैं, हमारे जरदारी साहब, और मैं उसी जाने बाना चाह रहा था, क्योंकि आपने तो पूरी सूरत हाल का अहाता ही कर दिया ना तज्जिए में, कि आज कोयटा में थे यौम तासीस के सिलसिले में बाप बेटा। पहले तो सलमान साहब आपको याद होगा जो चैमुगोइयाँ थीं कि नाराज़ होकर चले गए बरखुरदार, तो पता चला वालिद भी वहाँ पहुँचे हैं, तस्वीर खींची और लगा दी उन्होंने। देखें, ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि जो बाप होता है वो अपने अलावा अगर किसी शख्स को अपने से आगे देखना चाहता है तो वो उसका बेटा है। आज उन्होंने ये मैसेज दिया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं, अलबत्ता एक पॉपुलर सियासत कर रहे हैं, एक पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब पावर पॉलिटिक्स करेंगे और बिलावल साहब अपनी वालदा मोहतरमा की तरह अग्रेसिव सियासत करेंगे। आज भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फिर टारगेट किया, ये उनका हक है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान के अंदर सियासत करने के लिए ना अब आपको इश्यूज़ के साथ सियासत को मशरूत करनी पड़ेगी। अगर कोई ये समझे कि जी कोई चोर दरवाजे से या ऊपर से या नीचे से आ जाएगा, देखिए अगर तो पाकिस्तान के मसाइल आपने हल करने हैं तो फिर इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। फिर ये जो इल्ज़ाम तराशी है, ये गाली गलोच है, कौन सी सियासी जमात ऐसी है
जो इश्यूज़ को एड्रेस भी कर रही है और उसका हल बता रही है अपनी तकरीर में, अपने बयानिए में, अपने मैनिफेस्टो में। देखें, अभी जो शामी साहब ने जिक्र किया था, नवाज शरीफ साहब का जिक्र इसलिए होता है कि जो रिकॉर्ड की बात, हम सियासतदानों को टारगेट तो करते हैं, नवाज शरीफ साहब की अगर 3 दफ़ा की आप सियासत देखें ना, तो एक बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनके ऊपर खौफ था कि हमने डिलीवर करना है, हम आवाम के सामने जवाब दें हैं। जामी साहब, 2017 तक क्या महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की ये कैफियत थी? क्या पाकिस्तान के अंदर नफ़रत और अदावत थी? क्या पाकिस्तान आगे जाता नज़र नहीं आ रहा था? कि मैं तो आज भी समझता हूँ कि 2017 में उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है वो तो सी पैक की लड़ाई थी। और सी पैक की लड़ाई क्यों करती है और सी पैक के मुआहदे किसने जाके IMF को दिखाए? देखें, नवाज शरीफ साहब डिलीवर करते नजर आ रहे थे। उन्हें बैरून मुल्क दौरे के दौरान भी कई कान में कहा था कॉरिडोर में गुजरते हुए, ये मुझे सही खबर मिली हुई है। देखें, जो बातें हैं, आपने पहले शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया। देखें, मैं आज भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नामजद किए हैं। लिहाजा अभी फ़िलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि आगे सूरत हाल क्या होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले आप 8 फरवरी को इंतखाबात करवाएं और इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत इंतखाबात से मैं एक मौजूद जिसके लिए आज मैंने एक बार फिर जहमत दी है, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, 1 मिनट अगर जनाब अदील वड़ाई साहब को 1 मिनट में लूँगा। अदील, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कि देखें, बड़ी क्लियर थी पाकिस्तान की अदालत उस्मा, बड़े वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा था कि पत्थर पर लकीर है। अगर आज ये जो अफवाहें कहाँ से पैदा हो रही हैं, क्यों कर पैदा हो रही हैं, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी फ़ज़ा तारी कर दी होती तो किसी को जुर्रत नहीं होनी थी इस तरह की अफवाहें उड़ाने की। नहीं, अफवाहें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तज्जिया निगार या कॉलम नवीस उड़ा रहे हैं। असल में परवेज़ खटक साहब हूँ, बलूचिस्तान से उठे कुछ अफराद हूँ, मैंने कुछ ऐसी दरख्वास्तें हूँ। सियासी जमातें इंतखाबी फ़ज़ा तारी कर देती तो कुछ चलना ही नहीं था। अदील साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये फरमाइए, ये इलेक्शन कमीशन को बार बार यकीन दहानियाँ जो करवानी पड़ रही हैं उसकी वजह क्या है, और अब वो क्या पैमरा जा रहे हैं, किसके खिलाफ जा रहे हैं? ये इत्तला मुझे मिली कि वो झूठी खबरें चलाने वालों के खिलाफ पैमरा जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने कोई झूठी खबर फैलाई होगी। देखें, ये क्रेडिबिलिटी के इलेक्शन कमीशन ने माजी में क्या किया, हम ये तो इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई कमाल नहीं। ये जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका जो ये खुद इस मामले को जिस अंदाज में वो लेके चले, जो उन्होंने फैसला दिया, वो वाकई पत्थर पे लकीर है। ये कोई इलेक्शन कमीशन की कोई इसमें कोई खुदी नजर नहीं आ रही। उन्होंने तो जो माजी में जो वक्त पे इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी थी, उस पे तो अदालत में जाके उन्होंने बहाने पेश किए, वो तो अपनी दी हुई तारीख पे नहीं करा सके। तो ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से इलेक्शन होने जा रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। जानी साहब, मैं आपको ये बात बताऊं कि सिर्फ मसला अदालती ही नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है कि इस वक्त पूरा वेस्ट इस सारी सूरत हाल पे नजर जमाए बैठा है, और हमारे जो सिपरा जो ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, मुसलसल हम देख रहे हैं अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकातें हो रही हैं, और ये बड़ा वेस्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। हमारी एंगेजमेंट, हमारी इस वक्त जो मुआशी मामलात हैं उस हवाले से एंगेजमेंट, इस हवाले से वो इलेक्शन कमीशन के लोगों से मिल रहे हैं सफीर, जहांगीर तरीन साहब से मिल रहे हैं सफीर, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मिल रहे हैं, और तो और इस्लामाबाद पिंडी में सहाफियों से मिल रहे हैं बार बार। बस आदिल साहब, असल बात बताएं कि आप असल बात बताएं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आपके? 8 फरवरी को तो इंतखाबात हो रहे हैं ना जी, 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें मार्जिन नहीं है इसको आप आगे लेके जाने का। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के तासर की जानी है, सवाल था बुनियादी तौर पे कि जी ये क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसी बात कर रहा है। देखिए, इसमें मीडिया तो कोई क्या रही, कोई मीडिया आउटलेट इस हवाले से क्या रही, कौन कर रहा है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे। खुद जो नून लीग के कुछ आला उम्मीदवार है, बल्कि उनकी जानिब से स्टेटमेंट सुनने को मिली, इलेक्शन अगर आगे गया तो मुल्क को नुकसान हो जाएगा। ये कौन बात कर रहे हैं? ये तो ऐसी तो बात ही नहीं हो रही। तो ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि मीडिया का ये कसूर है, मीडिया की बातें फैला रहे हैं। मीडिया ने तो ऐसी कोई खबर नहीं दी कि इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इस तरह की खबरों से जरूर शायद कोई पैनिक हो रहा हो कि जी अभी जो वोटर लिस्टें हैं
उनके पब्लिश करने के हवाले से कोई खबर चली तो उन्होंने इस पे वजाहत दे दी कि वो प्रिंटिंग में चली गई हैं, वो हो रही हैं। अभी हल्का बंदियां आज मुकम्मल हो गई हैं, कल इस हवाले से बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो आ जाएगी। मजीद क्या सराइयां जो वो है उनको धक्का लग जाएगा। तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि वैसे पॉलिटिकल सर्कल्स में इस तरह की मगोइयां रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिरदोनवा इस तरह की सुनने को जरूर मिलती हैं, लेकिन मीडिया में चीफ कोई जस्टिस ऐसी साहब ने रिपोर्टिंग नहीं सिर्फ हो रही यही नहीं जिसमें कहा था कि ये पत्थर पर लकीर है, उन्होंने ये भी कहा था कि शकूक व शुबात पैदा करने वाले आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। तो लिहाजा ये पता करना तो ज़रूरी है। आपने वैसे मुझे याद पड़ता है 2 रोज़ पहले एक बात यहाँ कही थी कि इस तरह की कन्फ्यूजन के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों के नाम लेके लीडरशिप के कि नवाज शरीफ साहब को, फजलुर रहमान साहब को और आसफ जरदारी साहब को क्लियर होना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। देखिए जामी साहब, ये मैंने इसलिए इससे कहा था, पहले ऐसी कैफियत की थी कि आप खुद बताएं। जी, कैफियत कभी उससे तारी नहीं पहले हुई। आप खुद बताएं। हम इन तीनों शख्सियात से जब कभी ऑफ कैमरा मिलते हैं तो इलेक्शन के बारे में क्या मुस्बत राय देते हैं? देखें, अगर तो तैयारियों की बात कर रहे हैं तो मैं मुस्लिम लीग नून की हद तक ये बात कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा संजीदगी से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून कर रहा है, और ज़िम्मेदारी भी उन पर है कि अगर ये कन्फ्यूजन है तो ये कन्फ्यूजन तारी करे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये कन्फ्यूजन क्यों तारी की जा रही है, कौन तारी कर रहा है। अगर मेरे से पूछे तो मैं ये कहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन सारी वो तारी कर रहे हैं जिनको इंतखाबात में कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं है। क्यों शामी साहब, आप क्या राय रखते हैं इस मौजू पे? कन्फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है, फ़ायदा किसे है, इलेक्शन कमीशन को वजाहत क्यों देना पड़ रही है? देखिए, हर इंतखाब से पहले पाकिस्तान में इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश होती है और हमें एहसास करना चाहिए हम जिन मौजूआत पे उलझे हुए हैं, जिन नुक्ता तराजियों पे उलझे हुए हैं, मनाजराबाज मौलवियों की तरह हम जिन नुक्तों पे उलझे हुए हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है अमली जिंदगी से। हर वक्त आप देखें, आप पाकिस्तानी आपस में दस्तोगरेबान हैं, मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी, और इस तरह से एक पाकिस्तान जो है खुद एक ऐसे प्रोपेगंडे की जद में है, एक ऐसी मनफियत जो है खुद उसके रहने वाले फैला रहे हैं, और ये इससे हमें निकलना चाहिए। कोई यकीन और उम्मीद पैदा करनी चाहिए, और हमारे लीडर जितने भी हैं, भाई नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, मरियम साहबा हैं, इमरान खान साहब हैं, फजलुर रहमान साहब, ये सारे लीडर जो हैं ये सिस्टम में जुड़े रहेंगे तो सिस्टम मजबूत होगा ना। और ये एक दूसरे को बर्दाश्त करने पे तैयार क्यों नहीं होते? ये एक दूसरे के दर पे क्यों होते हैं? बड़े हम खित्ते में, अभी आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसको पढ़ लीजिए, हम खित्ते में सबसे कम फीका सा आमदन इस वक्त हमारी है, जबकि हम सबसे आगे थे। हमने अपना हशर क्या किया है? 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जा रहे, स्कूल नहीं है उनके लिए। तो इस तरह अब हमारी सनतों का क्या हाल है, हमारी ज़राअत का क्या हाल है, हम कितनी पैदावार ले रहे हैं 1 एकड़ से, कितना पानी उस पर खर्च कर रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ खड़े हैं? हम इन्हीं में उलझे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, और हमारी जो सारी पैसे हैं। नहीं, उसकी वजह भी तो है ना सर। इसके अलावा इनके ऑप्शन क्या है सियासी जमातों के पास, लीडरशिप के पास? क्या इनके पास कोई मैनिफेस्टो है? क्या इनके पास कोई रोड मैप है? क्या इनके पास इस चीज का ये क्या मेरे मुल्क की सियासी जमातें बरमला जलसों में, टॉक शोज में या सेमिनार्स में ये बात कर सकती हैं कि जी बेरोजगारी ख़त्म करने का 2 साला प्लान ये है, मईशत को पटरी पर चढ़ाने का 3 साला प्लान ये है, और जो अमन अमान की ना की सूरत में नौजवानों के लिए क्या है? 65% है रोजगार के मौके हैं पाकिस्तान। कोई सियासी जमात है? आपने इश्यूज तो ये है पाकिस्तान, है ना? इसको तो क्या कोई सियासी जमात जो है वो अपना मैनिफेस्टो जलसे में बयान करती है, या वो मुखालिफिन की सिर्फ दुर्गत बनाने के लिए जलसे करते हैं? सब अपना अपना एक नौजवान को उन्होंने उतारा हुआ है जी,
प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने लेकिन नौजवान पाकिस्तान के करोड़ नौजवान है, उनके लिए नहीं, पाकिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल नहीं, अपने नौजवान का मुस्तकबिल। वही कहा ना कि अपने अपने नौजवान तो मार्केट में उतारा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों को हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया। बस एक इमरान खान साहब है जिन्हें बैरिस्टर गौहर की फिक्र थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत जब टेक ऑफ हुई थी तो आप भी वहां पर मौजूद थे, वो नौजवानों के रोल की बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ 2013 के बाद 2018 में उन्हीं मौका परस्तों पे इंसार किया, छोड़ के चले गए। सीख गए ना सर, उनके साथ हाथ हुए ना। बहरहाल आपने जो बात की है वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान की अहले सियासत और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें क्या पाकिस्तान के सुलगते मसाइल को एड्रेस करती नजर आ रही है या नहीं? नहीं, कहीं नजर नहीं आता। तो बस ये किसी मौजूद पर बात मैंने तो नहीं सुना कि जी मुझे जनाब जरदारी साहब, जनाब बिलावल साहब, मोहतरमा मरियम, जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, हजरत मौलाना या दीगर। बल्कि मैं एक बात कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब भी, मैं जो नोट कर रहा हूं आने के बाद, देखें उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे तो मफाहमत की बात की, लेकिन अब वो माजी से निकलते नहीं नजर आ रहे। 2017 चला गया, अब बताएं कि 2024 का पाकिस्तान या आगे बढ़ने के लिए उनके पास क्या एजेंडा है। मेरा ख्याल उन्हें आगे की बात करनी चाहिए। अब वो कर भी नहीं रहे, और जिस तरह से हमें एक तवक्को थी कि शायद उनके आने से निकल के ही आगे जाया जा सकता है। अब कब तक माजी से उलझेंगे? पाकिस्तान की सियासत अब इल्जाम तराशी, गाली गलोच की मुकम्मल नहीं हो सकती, और पाकिस्तान के सियासतदानों का केस नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। अदील साहब बहुत शुक्रिया, आपने नुक्ता नज़र के लिए वक्त निकाला आज। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज के जलसे की हम बात कर रहे थे। यौम तासीस भी था, कोयटा पहुंचे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी, आसिफ अली जरदारी भी, बाप बेटा इकट्ठे थे, एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू भी की। फिर जो नई क़यादत सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका जिक्र भी करना है। अभी उनकी कोर कमेटी का एलामिया भी सामने आया, बैरिस्टर गौहर पर उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया है। जनाब चीफ जस्टिस के नाम PTI ने ख़त भी लिखा हुआ है। तो ये मामला तब बाकी रह गए थे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। ज़रा देखिए कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब क्या फरमा रहे थे आज। शामी साहब, बिलावल किस नई सोच की और नई सियासत की बात कर रहे हैं? देखिए, बिलावल का यह हक है कि नई सोच की बात करें, नई सियासत की बात करें, और अपना जो है मंशूर कौम के सामने रखें। उनको ये चाहिए ना, वो अपनी नई सियासत के कोई खदोखाल तो वाजे करे ना, और बताएं मुल्क को तरक्की कैसे देनी है। कोई ये मुल्क के मसाइल ऐसे नहीं जिन्हें चुटकियां बजाते आप हल कर लेंगे। इसके लिए जान लड़ानी पड़ेगी, नक्शा बनाना पड़ेगा। बेरोजगारी को एक दिन में खत्म होती है और जहालत एक दिन में खत्म होती है। जब स्कूल आपने तबाह कर दिए, जब कारखाने उजाड़ दिए, जब इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, तो फिर आप कैसे चुटकी बजाते के मामला सारे हल करेंगे? तो संजीदगी के साथ तवज्जो देने की जरूरत है। अपना मंशूर कौम के सामने रखें, बताएं किस तरीके से तरक्की होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जान लड़ाई जाएगी। ये तो बड़ी यही काम करना है सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को। बाकी दावे तो हर एक करता है और वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन उनमें रंग भरने का कोई तरीका जो है वो भी तो बता दें। कोई रंग की डब्बी जो उनके पास है वो भी तो हमें दिखाए ना, कौन सा रंग कहाँ भरा जाएगा और किस तरीके से भरा जाएगा। तो पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख है, और ठीक है, बड़े ज़ेरो बम से गुजरी है, बड़े नशेबो फराज से गुजरी है, लेकिन बहैसियत मजमूई अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने सनती तरक्की में मुल्क की कोई किरदार अदा नहीं किया। जो सनतों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कौमिया लिया था या सरकारी कब्जे में ले लिया था, उसके असरात से तो हम आज तक निकल नहीं सके हैं। और आज भी जो सरकारी आईनी और कानूनी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ दरकार था या आइन की जो हुर्मत दरकार थी, उसके ऊपर तो पहरा दिया ना पीपल्स पार्टी ने। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का बनना हो, चाहे वो 18वीं तरमीम हो या सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो तो दाद दीजिए ना फिर उन्हें। देखिए, वो तो अपनी जगह दाद होगी, क्योंकि वो 77 का दस्तूर बनाया, बड़ी अच्छी बात है, हम उनको आज भी याद करते हैं। वही दस्तूर तो अभी तक वजह बना हुआ कि हम इकट्ठे हैं। उसके अगले दिन बुनियादी हुकूक खत्म हो गए, वो अपना मुअत्तल हो गए। और ये भी तो आप देखें ना, जो हुकूमत थी उसके नतीजे में क्या हुआ, 11 साल का मार्शल्ला भुगता हमने। ये माजी से सबक हासिल करने की जरूरत है। और जिस बलोचिस्तान पे खड़े हुए वो तकरीर कर रहे थे, जरदारी साहब भी और बिलावल साहब भी, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने यौम तासीस बलोच
कोयटा में जाके मनाया। उस बलूचिस्तान में क्या हुआ था, वहां जो हुकूमत थी नैब की और JUI की, अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत, उसे किसने खत्म किया था? वहां फौजी कार्रवाई कैसे शुरू हुई थी? ये सब तारीख के अफसोसनाक वाकयात हैं। वैसे सर बलूचिस्तान की हुकूमतों के साथ जो पिछले 5-6 वर्षों में हुआ है वो अफसोसनाक नहीं है। बात कर रहा हूँ उस वक्त की, आप जो आगाज हुआ है जी 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 उसकी बात कर रहा हूँ, 1970 के बाद ठीक, जो फौजी एक्शन शुरू हुआ बलूचिस्तान में शुरू हुआ। ठीक, ये जो माजी जो है उसको भुलाने की जरूरत भी है, उससे सबक हासिल करने की जरूरत भी है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं को हमको ताने नहीं देते, ना को ताने देने चाहिए, लेकिन ये तो बताना चाहिए ना सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को, वो संजीदगी से बताएं किस तरीके से तालीम बेहतर होगी, किस तरीके से सनती पहिया चलेगा, किस तरीके से ज़राअत जो है उसकी पैदावार में इजाफा होगा, किस तरह मुल्क के कर्जे उतारे जाएंगे, किस तरीके का। ये तो कर्जों पे कर्जे, कितने कर्जे लिए गए हैं गिलानी साहब के दौर में, फिर उसके बाद के दौर में, तो हर हुकूमत जो आई है उसने कर्जों में इजाफा किया है। तो ये बातें इसलिए की जा रही हैं कि इनसे सबक हासिल किया जाए। आगे आप सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलना, कुछ आपको मंसूबे बनाने हैं, कौम को इत्मीनान में लेना है। यही ब्रेक से पहले भी मैं और सलमान साहब इसी बात पे एग्री करके आगे बढ़े थे। क्यों जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं बिलावल साहब, किस नई सियासत सोच की बात करें, आपके नज़दीक क्या समझ आपको आई? और देखें, जो भी इशामी साहब बात कर रहे हैं कि आपके बयानात में तज़ादात से अच्छे असरात पैदा नहीं हो सकते। आप आज जिस शख्स को शोबाज कह रहे हैं, चंद हफ्ते पहले आप उन्हें शहबाज स्पीड करार दे रहे थे और सिंध के हवाले से उनकी खिदमात का जिक्र कर रहे थे। और बलूचिस्तान में जनाब आसिफ अली जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन वो जो बलूचिस्तान का बेटा जो है, वो जो जिसको रोज़गार नहीं मिलता, जो बेचारा दर बदर होता है, जो इनके अंदर एहसास है महरूमी है, उनको भी तो कोई मैसेज देना था ना। बाजे के रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अच्छी बात ये थी कि आपने यौम तासीस के हवाले से अपना जलसा तो रखा कोयटे में। नहीं, ये तो काबिल सताइश है ना। मैं इसीलिए कहता हूँ तो आपने फिर उसको एम्पावर किया, मैं इसको समझता हूँ अच्छी बात थी, किसी और सियासी जमात को तौफीक कभी नहीं हुई। बलूचिस्तान के अवाम को भी एक मैसेज आना चाहिए था। वहाँ पर सिर्फ बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की बात नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पर एहसास महरूमी है। उस एहसास महरूमी को दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी के पास क्या था। और जामी साहब, ये जो यौम तासीस के जलसे होते हैं उसमें पार्टी का रोल बताया जाता है, पार्टी की खिदमात बताई जाती हैं, पार्टी का एक मुकदमा होता है। मैं नहीं समझता कि आज भी तकारीर उठा के देख लें, वज़ीर आज़म बना दें, वज़ीर आज़म बना दें। वज़ीर आज़म अगर इस तरह बनते रहे तो ना पाकिस्तान के हालात दुरुस्त होंगे, ना हम आगे की तरफ जा सकेंगे। आज भी पोलिटिकल पार्टीज़ के पास अभी तक कोई मंशूर किसी का सामने नहीं आया, सवाए जमात इस्लामी ने आज से चंद माह पहले अपना मंशूर पेश किया था। क्या आपके पास ऐसा मंशूर और प्रोग्राम है और इस तरह की आपके पास टीम मौजूद है? पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना कौन थे? हफीज़ शेख साहब। तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना कौन थे? हफीज़ शेख साहब। अगर आपने IMF के टेक्नोक्रेट, क्या हफीज़ शेख साहब वाकई पीपल्स पार्टी और PTI के ही वज़ीर ख़जाना थे? वो IMF से आने वाला बंदा IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान के अवाम का नहीं। जब तक पोलिटिकल पार्टीज़ के पास अपने मौशी माहिरीन नहीं होंगे, अपना काबिल अमल प्रोग्राम नहीं होगा, ना पाकिस्तान के अवाम की हालत ज़ात तब्दील होगी, ना मुल्क की मईशत की बहाली और तरक्की का ख्वाब जो है वो हकीकत बन सकेगा। और ये मार्जिन जो जरदारी साहब उन्हें फ्राहम कर रहे हैं कि वो खुल के ज़रा खेल लें फ्रंट फुट पे आके, ये बरकरार रहेगा? देखिए, वो उन्होंने पिछले दिनों एक बात की थी, मैंने अप्रिशिएट किया था कि वो कहते हैं कि पुरानी सियासत, भाई पुरानी सियासत किन की थी? आप अगर नई सियासत की बात करते हैं तो आपने भी अभी जिक्र किया था कि आपके पास क्या है, आपका सियासी केस क्या है। क्या पाकिस्तान के नौजवान को आप रोज़गार फराहम कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए तरक्की के मौके होंगे? बात यह कि ये पाकिस्तान आज तक तो आखिरी 30 सेकंड रह गए सर प्रोग्राम का, कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैंने ब्रेक लेनी है, क्लोजिंग करनी है सर, लास्ट 30 सेकंड सर। नहीं जी, बस देखे ना पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बिल्कुल, जो स्कूलों में है वो स्कूल तो देखे ना उनकी हालत क्या, जो हुकूमत के स्कूल हैं। बिल्कुल ठीक, ना वहाँ छतें हैं, ना टॉयलेट्स हैं, ना वहाँ डेस्क हैं, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है। तो ये इस तरीके से सबसे पहले तो आप लोगों को एजुकेट करें। सही है सर, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। अब आप वापस स्टूडियो तशरीफ लाएंगे तो आपसे बात होगी।
नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक। तो नाज़रीन, नुक्ता नज़र से अजमल जामी की जानिब से इतना ही। मेरी मेज़बानी का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। एक नए जहान की तलाश में दुनिया न्यूज़ से फ़िलहाल के लिए मेरी जानिब से इतना ही। बहरहाल आपके अच्छे और रोशन मुस्तकबिल के लिए हमारी बेहतरीन दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बहुत शुक्रिया शामी साहब और मेरे नाजरीन का जो मेरे सरमाए हैं। उम्मीद है उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा। जल्द एक नई स्क्रीन पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।